प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रचना सिंह भदौरिया, सहायक अध्यापिका रामनारायण लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर, आप सभी का कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक है भारत व समकालीन विश्व भाग 2। ये इतिहास की पुस्तिका है और इसके पाठ 3 के भूमंडलीकृत विश्व का बनने का हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ मैं फिर एक और बात बताना चाहूँगी कि इस खंड में हम राजनीति नहीं, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज का अध्ययन करते हैं। जैसा कि इसके पूर्व के भाग में हमने देखा कि भूमंडलीकृत विश्व किस प्रकार बन रहा था आधुनिक युग से पूर्व, उसको हमने 3 बिंदुओं के अंतर्गत डिस्कस किया आपसे। वो 3 बिंदु थे रेशम मार्ग, भोजन की यात्रा और तीसरा था विजय, बीमारी और व्यापार। बच्चों, आज उसके भाग 2 का अध्ययन हम करेंगे, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर अपनी कक्षा में करती हूँ कि इतिहास का अध्ययन बिना मानचित्र के नहीं कर सकते, इसीलिए आप सबके सामने विश्व मानचित्र है। इसमें हम महाद्वीप और महासागरों को नहीं फोकस करेंगे, बल्कि महाद्वीपों के अंदर जो देश हैं उनकी स्थापना या उन इकाइयों पर फोकस करेंगे। जैसे कि आज के फोकस का, आज के मुख्य केंद्र का बिंदु रहेगा अमेरिका महाद्वीप। इसमें जैसे मैं पहले भी कहती आई हूँ कि ये मध्य अमेरिका कैरिबियन द्वीप समूह का हम आज जिक्र करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को भी विस्तार से कुछ पढ़ेंगे। इसके साथ ही ये एशिया महाद्वीप में भारत, चाइना, रशिया को डिस्कस करेंगे और साथ ही आज ऑस्ट्रेलिया का भी हम अध्ययन करेंगे। किंतु बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आधुनिक युग का इतिहास बिना यूरोप के पढ़े तो संभव है ही नहीं, इसलिए मुख्य रूप से मुख्य केंद्र बिंदु यूरोप ही रहेगा। इसको आप अपने स्मृति में रखें। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना आज का विषय। आप सभी को पता है हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ रहे हैं और इसके चर्चा के आज मुख्य बिंदु रहेंगे 19वीं शताब्दी, जो कि 1815 से 1914 है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के आगमन तक। इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं को आज हम मुख्य रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, तकनीक की भूमिका, 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद का क्या स्वरूप था और अफ्रीका में रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग किस प्रकार फैला। 5वां बिंदु रहेगा भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। 6 पॉइंट विदेश में भारतीय उद्यमी किस प्रकार पहुंचे और 7 पॉइंट रहेगा भारत के परिप्रेक्ष्य में व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था में इसकी स्थिति। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं 19वीं शताब्दी के टॉपिक से। 19वीं सदी में बच्चों दुनिया बहुत तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने तो जैसे पूरे समाज का कायापलट कर दिया और विदेश संबंधों को भी एक नया ठहरा दिया। अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रवाह यानी कि 3 गतियां प्रमुख रूप से होती हैं। पहला प्रवाह होता है व्यापार। ये 19वीं सदी में प्रमुख रूप से वस्तुओं तक ही सीमित था। दूसरा है श्रम। श्रम का प्रवाह जब होता है तो इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह है पूंजी का। इसमें क्या होता है कि अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। बच्चों, ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
और ये तीनों ही जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी कभार इनमें आपसी संबंध टूट जरूर जाता है, लेकिन जब हम अध्ययन करेंगे 19वीं सदी का तो विश्व अर्थव्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे जब हम इन तीनों प्रवाहों को साथ पढ़ेंगे। बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सब टॉपिक की तरफ, जो है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय ने भूमंडलीकरण में क्या सहयोग दिया, इस टॉपिक के अंतर्गत हम उसे पढ़ेंगे। बच्चों, इस विषय को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम समझें कि औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोक्ता के बदलते रुझानों पर विचार करें। सामान्य रूप से बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हर देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है, किंतु 19वीं सदी के ब्रिटेन की तो बात ही अलग थी। आइए देखें कैसे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में बच्चों ब्रिटेन की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा, देश में भोजन की मांग बढ़ी। भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि उत्पादन महंगे होने लगे। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो बड़े भूस्वामी थे उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि जो मक्का का आयात बाहर से आ रहा है उसको रोकें, और कॉर्न लॉ के माध्यम से सरकार ने ये किया। किंतु अब खाद्य पदार्थ महंगे हो गए। ऊंची कीमतों से परेशान होकर उद्योगपतियों ने और शहरी बाशिंदों अर्थात नागरिकों ने सरकार को मजबूर किया कि वो कॉर्न लॉ को फिर से समाप्त कर दे। कॉर्न लॉ निरस्त हो गया। इससे क्या हुआ कि अब बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात होने लगा। अब इससे देखिए क्या फर्क पड़ा। आयातित खाद्य पदार्थ की लागत ब्रिटिश में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ से भी कम थी। कहने का अर्थ है, अगर हम अपने घर में कुछ खाना बना रहे हैं तो उससे भी ज्यादा सस्ता खाना बाहर से हमको आ रहा है, तो निश्चित तौर पे मुनाफा तो बाहर के आने वाले खाद्य पदार्थ से ही होगा। जब खाद्य पदार्थ बच्चों उनकी कीमत गिरने लगी तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। स्वाभाविक सी बात है। अब पूर्वी यूरोप, सोचिए रूस, अमेरिका और हमने मानचित्र में देखा ऑस्ट्रेलिया, ये क्या होने लगा, और दुनिया के और बहुत सारे हिस्सों में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ किया जाने लगा। अब खेती के लिए जमीन तो साफ हो गई। अब जरूरत थी किसकी, कि इन खेती वाले इलाकों को बंदरगाह और रेलवे लाइन से कैसे जोड़ा जाए, साथ ही क्योंकि ज्यादा से ज्यादा माल की ढुलाई हो सके और ये सामान बाजारों तक समय से पहुंचाया जा सके, इसके लिए नई गोदियां का निर्माण जरूरी था और पुरानी गोदियों का थोड़ा विस्तार भी जरूरी था। अब नई जमीनों पर खेती करने के लिए आवश्यक था कि वहां लोग भी चाहिए, लोगों का वहां आकर बसना। इन सारे कामों के लिए पूंजी चाहिए थी और श्रम चाहिए था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थानों पर मजदूरों की बहुत कमी थी क्योंकि वहां जनसंख्या कम थी। अब क्या हुआ कि वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी कि हम यहां श्रम का प्रवाह देख सकते हैं। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे। बच्चों, 5 करोड़ आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे, यानी कि अप्रवासी ना हुए। अब 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आई, यानी कि जो कृषि की अर्थव्यवस्था थी वो वैश्विक हो गई। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन बच्चों ऐसी ही एक नाटकीय बदलाव ब्रिटिश लोगों ने हमारे साथ भी पंजाब में किया। आइए बच्चों एक चित्र को देखें जो आपकी पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार आयरिश अप्रवासी इकट्ठे हैं एक जहाज पर चढ़ने के लिए। बच्चों, किसी भी विषय को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उससे कुछ व्यक्तिगत तालमेल बिठाएं। तब ऐसे ही तालमेल बिठाने के लिए आपकी ही पाठ्यपुस्तक पे गतिविधि दी रखी है जो मैं आपके लिए चाहती हूँ आप करें। कल्पना कीजिए कि आप आयरलैंड से अमेरिका में आए एक खेत मजदूर है। इस बारे में एक पैराग्राफ लिखिए
आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि आपने यहाँ आने का फैसला क्यों किया और अब आप आ गए हैं तो आप यहाँ अब क्या करते हैं। ऐसी ही एक दूसरी गतिविधि है कि एक फ्लो चार्ट बनाइए। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ये दर्शाइए कि ब्रिटेन ने खाद्य पदार्थों के आयात का निर्णय लिया तो उसके कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर पलायन करने वालों की संख्या क्यों बढ़ने लगी। चलिए बच्चों, अब अपने दूसरे सब टॉपिक की ओर चलते हैं, तकनीक की भूमिका। निश्चित तौर पे जब हम आधुनिक युग की बात कर रहे हैं तो तकनीक की बात तो जाहिर सी है करनी ही होगी। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, इन सब में तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की तो जैसे कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का एक परिणाम होती है। यहाँ एक उदाहरण है, हम देखें कि औपनिवेशिकरण के कारण यातायात और परिवहनों में क्या सुधार हुए। देखिए, तेज चलने वाली गाड़ियां बनी ताकि समय कम लगे और जल्द से जल्द उत्पादन बाजारों तक पहुंचे। बोगियों का भार कम कर दिया गया, भार कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी, गाड़ियां तेज गति से चलेंगी। जलपोतों का आकार भी बड़ा कर दिया ताकि एक बार में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन या कच्चा माल गंतव्य स्थान पर ले जा सके। यहाँ बच्चों एक मांस उत्पादकों के व्यापार का हम जिक्र जरूर करेंगे और इस प्रक्रिया का इससे एक अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1870 के दशक में अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं होता था, अपितु वहां केवल जिंदा जानवर जाते थे। यूरोप ले जाकर उन्हें वहां काटा जाता था, लेकिन यहाँ एक समस्या थी। जिंदा जानवर जगह बहुत घेरते थे। दूसरी बात, लंबे सफर में या तो ये मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। तीसरी बात, बहुत ज्यादा इनका वजन गिर जाता था और कई बार तो ये खाने लायक ही नहीं रहते थे। इस कारण से यूरोप के गरीब लोगों के लिए मांस खाना ज्यादा महंगा था। अब बच्चों देखिए, यहाँ तकनीकी ने क्या एक नया समीकरण बिठाया। नई तकनीकी के आ जाने से अब स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीकी, जिसे हम लोग अपने घर में फ्रिज यूज करते हैं, वो तकनीकी आ गई। उससे क्या होता था, अब अगर मांस ले जाया जाए एक स्थान से दूसरे स्थान लंबी यात्रा में तो वो अब खराब नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होने लगा, जैसे हमने खाद्य पदार्थों में पढ़ा, अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। फलतः यूरोप के गरीबों को ज्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। और बच्चों निश्चित तौर पे जब जीवन की स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित हो गई और अब देशों में, दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। और किसको मिलने लगा? सरकार को मिलने लगा। आइए बच्चों एक एनसीईआरटी का दूसरा एक चित्र देखें। देखिए, इसमें अलेक्जेंड्रा नाम का एक जलपोत है जिसमें कि मांस को लादा जा रहा है और ये संभव तभी हो पाया जब उसे ठंडा रखने का प्रयास किया जाने लगा रेफ्रिजरेशन के माध्यम से। आइए अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलें। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद की क्या स्थिति थी? आप सभी जानते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। जब एक शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र अपने साधन, अपने हितों को साधने के लिए किसी कमजोर किंतु संसाधन से संपन्न राष्ट्र को अपनी ताकत से दबाता है और उसकी संसाधनों का प्रयोग अपने विकास के लिए करता है, वो उपनिवेशवाद है। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा। ये तो हमने पिछले पॉइंट में देखा ही। लेकिन केवल ये फैलाव व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था बच्चों। हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, इस प्रक्रिया के भी स्याह पक्ष को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। व्यापार में इजाफा और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम ये हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता, आजीविका के साधन छिनने लगे। हमारा स्वयं का देश भारत भी उस समय उसी स्थिति में था।
आइए बच्चों, हम अफ्रीका का एक मानचित्र देखें। ये 19वीं सदी के अफ्रीकी मानचित्र है जो कि उस टाइम उपनिवेश था। इसमें आप देख सकते हैं, और एक मार्क करने लायक बात यह है कि इसमें जो अंदर देश हैं उनमें स्ट्रेट लाइन, जैसे लग रहा है किसी ने स्केल से लाइन खींच के देशों का बंटवारा किया है, और रंग बिरंगे नक्शे से आप समझ सकते हैं बेल्जियम, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मनी, तावली, पुर्तगाली, सभी उपनिवेश इत्यादि देशों के यहाँ हैं। ऐसा बिल्कुल ठीक है। 1885 में बच्चों यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई। अफ्रीका के नक्शे पर उन लोगों ने बैठकर लकीरें खींची और उसे आपस में बांट लिया। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले जो विदेशी क्षेत्रफल थे उनमें वृद्धि करी। इस टाइम बेल्जियम और जर्मनी नए औपनिवेशिक ताकत के रूप में सामने आए। कुछ हिस्से जिन पर स्पेन का पहले से कब्जा था, उन उपनिवेशों पर अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में भी कब्जा करके अपने आप को एक औपनिवेशिक ताकत बना लिया। अब बच्चों जरा देखें कि इन उपनिवेशों में, इन उपनिवेशी समाज में भोजन, जीवन की क्या स्थिति थी। ऐसा ही उदाहरण अब हमारे सामने आया है रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। अफ्रीका के 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नाम की बहुत तेजी से फैलने वाली, एक मवेशियों में फैलने वाली प्लेग नामक महामारी आई, और इसने लगभग उन लोगों की आजीविका ही समाप्त कर दी और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। बच्चों, प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कोई कमी नहीं थी और उसके मुकाबले आबादी बहुत कम थी। सदियों से अफ्रीका की जिंदगी कामकाज और ये जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता था। वहां पैसा या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। अब क्या हुआ? 19वीं सदी के आखिर में जब यूरोपीय ताकत अफ्रीका की भूक्षेत्र और खनिज भंडारों की तरफ आकर्षित हुई तो उनके सामने एक नई समस्या आई। कैसी समस्या आई? जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। वहां लोग तनख्वाह पर तो काम ही नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें मालिकों के पास रखने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। क्या क्या किया? जैसे भारी भरकम कर ला दिए गए। काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार के कानून लाए। एक नया उत्तराधिकार का कानून आया जिसमें क्या किया गया, कुछ ऐसा हमने भारत में भी देखा डलहौजी वाले किस्से में। इसमें क्या किया गया कि ये कहा गया कि अब परिवार के मात्र एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी और बाकी लोगों को जबरदस्ती श्रम बाजार में ढकेल दिया गया। तभी वहां बेटा ये रिंडर पेस्ट नाम की बड़ी ही विनाशकारी रोग फैला। अब ये रोग भी कैसे फैला देखें। ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आई, क्योंकि वहां से जानवरों को यहाँ लाया जाता था और पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला करते इतालवी सैनिकों के पेट भरने के लिए इनको लाया जाता। बहुत जल्दी बीमारी संपूर्ण अफ्रीका में एक जंगल की आग की तरह फैल गई और इससे लगभग 90% मवेशियों की मौत हुई। 90% का आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी और साधन समाप्त हो गए। जो बचे कुचे पशु थे उन पर यूरोपियों ने कब्जा कर लिया। अब पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बनाने के लिए उनके पास एक बेहतरीन मौका आ गया। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों में भी पश्चिमी आक्रमण विजयों के परिणामों की ऐसी और बहुत सी कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। आइए इस चित्र को देखें बच्चों। ये अफ्रीकी रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग का एक चित्र है, एक दृश्य है, दर्दनाक भी है। आप जहां तक निगाह फैलाएं आपको इसमें मरे हुए पशु ही दिखाई देंगे। अब बच्चों देखें कि भारत से किस प्रकार अनुबंधित श्रमिक भी विदेशों में भेजे जाने लगे। ये अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया
मजदूर कहलाते थे और 19वीं सदी की दुनिया की विविधता प्रतिबिंबित करते हैं। ये तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, ध्यान से सुनिए, कुछ लोगों की आय में वृद्धि तो दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की हुई दुनिया थी। इसे भी हम और विस्तार से समझेंगे कैसे। 19वीं सदी में भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तौर से एक एग्रीमेंट के द्वारा ले जाया जाता था और इन अनुबंधों में ये शर्त होती थी कि ये मजदूर अपने मालिकों के बागान में 5 वर्ष तक काम करेंगे और 5 वर्ष के काम करने के बाद ये स्वदेश लौट जाएंगे। भारत के ज्यादातर मजदूर बच्चों पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे और मुख्य रूप से कहाँ जाते थे? कैरिबियाई द्वीप समूह, मध्य अमेरिका वाला हिस्सा, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाए जाते थे। तमिल अप्रवासी सीलोन और मलाया जाते थे और बहुत सारे श्रमिकों को, अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में भी ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे और ये एजेंट इसका कमीशन लेते थे, किंतु ये एजेंट कभी भी अप्रवासी मजदूरों को सच्चाई नहीं बताते थे बल्कि झूठी जानकारियां दिया करते थे। अगर कोई मजदूर राजी नहीं भी होता तो ये उसका अपहरण कर लेते थे। इसीलिए 19वीं सदी में इस प्रथा को नई दास प्रथा का नाम भी दिया गया। बागानों में कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद जब मजदूर देखते थे कि वहां तो वो स्थिति है ही नहीं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, नई जगह में जीवन एवं कार्य की स्थितियां बहुत कठोर थीं, उन्हें कोई कानूनी अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ लिए। निश्चित तौर पे बच्चों, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, चुनौतियां तो मनुष्य जीवन की पहचान है। अब देखिए इसका प्रतिफल क्या हुआ कि बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति का एक सम्मिश्रण किया, व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्ति के नए रूप में सामने आए। कैसे? त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा और जिसमें बच्चों सभी धर्म और नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ता फारियान वाद नामक एक विद्रोही धर्म भी सामने आया। इसमें भी हमें सांस्कृतिक मिश्रण की एक झलक मिलती है। त्रिनिदाद और गुयाना में एक मशहूर है चटनी म्यूजिक। ये भी अपने आप को एक रचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त करने का एक उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंत है, जिसमें अलग अलग स्थानों से आई चीजें आपस में घुल मिल जाती हैं और मूल अपनी पहचान ही लोग खत्म कर देते हैं और अक्सर बिल्कुल नई पहचान सामने आती है। बच्चों, शायद आप लोग जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार हैं वीएस नायपॉल, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं खिलाड़ी शिव नारायण चंद्रपाल और राम नरेश सरवन, ये भारत से ही आए अनुबंधित मजदूरों के वंशज हैं। 20वीं सदी में बच्चों हमारे देश के राष्ट्रवादी नेताओं ने इस तरह की प्रक्रिया, इस गिरमिटिया मजदूर की प्रथा का विरोध किया और 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। लेकिन बच्चों, नायपॉल जी के प्रारंभिक उपन्यास में इस विद्रोह और परायपन के एहसास को बड़ी खूबी दर्शाया गया है। बच्चों, पिछले दिनों हमने अपने देश में कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन था उसमें प्रवासी मजदूरों के इसी प्रकार के दारुण दृश्य भी देखे कि किस प्रकार स्वदेश प्रेम के लिए ये मजदूर नंगे पैर किलोमीटरों झुंड के झुंड में चलते गए कि किस प्रकार से ये अपनी मातृभूमि, अपने गांव, अपने शहर पहुंच सके। आइए बच्चों, आप ही की पुस्तक से कुछ लिया है, देखें कि किस प्रकार त्रिनिदाद में कोकोआ के बागानों में ये काम कर रहे हैं गिरमिटिया मजदूर। यहाँ इनका एक अनुबंध यानी कि एक एग्रीमेंट दिखाया गया है और बच्चों
बड़ा अफसोस होता है इस बात को कहते हुए कि इन मजदूरों का नाम नहीं होता था, इनकी संख्याएं थी और उसी आधार पर इनकी शिनाख्त की जाती थी। एक गिरमिटिया मजदूर की आप बीती भी है, एक राम नारायण तिवारी जी हैं जो 10 वर्ष के लिए वहाँ गए थे। बड़ा दर्दनाक उन्होंने एक वाकया यहाँ लिखा है। लेकिन बच्चों, ये चर्चा हम यूरोप में राष्ट्रवाद में भी कर चुके थे और मैं फिर चाहूँगी इस पर आप देखें कि राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा और लोक परंपराओं का क्या महत्व होता है। आइए बच्चों, एक 6 अपना सब टॉपिक अब देखते हैं कि विदेशों में भारतीय उद्यमी किस प्रकार पहुंचे। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलों को उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, तो बड़े बागानों के लिए बैंक से तो पैसा मिल जाता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता। वहीं बच्चों, देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। नाम ध्यान से सुनिएगा, शिकारीपुरी श्रॉफ और नेट्टू कोट्टई चेटियार, ये बैंकर थे और ये यूरोप में जाकर अपनी व्यवस्था इन्होंने खोली। ये मध्य एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुख खेती के लिए कर्ज दिया करते थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे हमारे ये भारतीय व्यापारी और महाजन भी पहुंचे और हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशकों से भी आगे निकल गए और 1860 के दशक में बच्चों इन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम अर्थात दुकानें, शॉप्स की एक तरह से स्थापना की। आइए बच्चों, अपना 7th और लास्ट पॉइंट देखें कि भूमंडलीकरण में अब भारत के परिप्रेक्ष्य में व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था किस प्रकार अपना योगदान दे रही थी। बच्चों, भारत में पैदा होने वाली महीन कपास यूरोपीय देशों को निर्यात होती थी, किंतु जब औद्योगिकरण हुआ तो ब्रिटेन में बढ़ते कपास के उत्पादन के कारण उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला और कपास आयात पर रोक लगा दी। फलस्वरूप आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोपने से महीन कपास का आयात कम होने लगा। 19वीं सदी में बच्चों, ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी बाजार खोज रहे थे। इसलिए क्या हुआ, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारतीय लोगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। भारतीय निर्यात के आंकड़ों पर अगर अध्ययन डालें तो देखेंगे कि सन 1800 के आसपास सूती कपड़े का निर्यात 30% और 1815 में घटकर 15 और 1817 में ये अनुपात मात्र 3% रह गया। वहीं एक दूसरा आंकड़ा देखिए कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात तो घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात भी बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच में बच्चों, कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया। 1820 के दशक से चीन को जो अफीम भेजी जाती थी उसका निर्यात भी किया जाता था और अफीम के इस निर्यात से जो पैसा मिलता था वो क्या करते थे, ये उपनिवेशक देश ये चाय और दूसरे पदार्थों में के बैलेंस में उस आयात को ले लिया करते थे। 19वीं सदी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादनों की जैसे बाढ़ सी आ गई बच्चों, तो ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाली माल की कीमत से बहुत ज्यादा होती। कहने का अर्थ है ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष में ही रहता था। मतलब जब आपसी व्यापार की बात होगी तो ब्रिटेन को हमेशा फायदा हुआ। इस मुनाफे से दूसरी तरफ ये क्या करता, दूसरे देशों के साथ होने वाले घाटे को बैलेंस कर लिया करता। बहुपक्षीय बंदोबस्त बच्चों इसी प्रकार कार्य करता है और ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था, ये लोग क्या करते थे, उसको नाम दिया था होम चार्जेस। कहने का अर्थ है जो हमारे देश में होने वाले घरेलू खर्चों को वो इसी से बैलेंस किया करते थे। अपने अधिकारियों को पेंशन देना, बाहर के कर्जों पर जो ब्याज था, इंटरेस्ट था, उसे चुकाना। बच्चों आज के लिए इस भाग से इतना ही। आइए देखें हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज 19वीं शताब्दी को पढ़ा और जिसमें हमने भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया को देखा। इसमें ये 7 बिंदुओं के अंतर्गत हमने इसे पढ़ा। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, तकनीकी भूमिका, 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग अफ्रीका में था जो, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना,
विदेश में भारतीय उद्यमी, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। बच्चों, आपको गृह कार्य देने से पूर्व बस एक छोटा सा आपको और काम देना चाहूंगी। हम अपना अगला प्रकरण जो पढ़ेंगे वो 2 महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो कृपया कर मानचित्र पे एक बार प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने वाले देशों के नामों को मानचित्र पे रेखांकित जरूर कीजिएगा। आइए अब गृह कार्य देखें। संक्षेप में टिप्पणियां ही लिखनी है 2 आपको। एक लिखनी है कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला, इस पर आपको एक छोटी टिप्पणी लिखनी है। और अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का आना। वहीं आप बस एक बिंदु है चर्चा का इसमें करिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में जो 3 प्रवाह गतियों की व्याख्या हमने आपको बताई थी वो करनी है, और तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण और उनके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अब अगले प्रकरण के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।